स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार डीलेट की कक्षाओं का अध्ययन आपको करा रहे हैं। इस समय हम डीलेट 4th सेमेस्टर की सिलेबस को कवर कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण पढ़े थे कि बिना शुद्ध उच्चारण के आप किसी भी भाषा को न तो गहन पठन कर सकते हैं न तो उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, हिंदी संस्कृत से ही निकला हुआ स्वरूप है। इसलिए किसी भी भाषा को पर शुद्ध उच्चारण करना अति आवश्यक है, क्योंकि डीलेट की कक्षा है। इसमें जो भी प्रशिक्षु तैयार किए जा रहे हैं वो प्राथमिक स्तर के बालकों को ध्यान में रखकर अध्ययन कराया जाता है। तो छोटे छोटे बालक होते हैं तो पहले क्या किया जाता है, उनके पहले आप उनको पढ़ाते हैं, रटाते हैं, समझाते नहीं हैं। पहले क्या करते हैं, उनको किसी चीज़ को रटाते हैं। जब वो रटने लगते हैं तो रटने के बाद तब होता है समझना। इसीलिए प्राथमिक स्तर कहा जाता है आप वाचन करिए, वाचन मतलब बोल बोल कर पढ़िए। लेकिन जैसे जैसे आप उस स्तर पर पढ़ जाते हैं तब कहते हैं कि मन में पढ़िए, समझ कर पढ़िए। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करने आए हैं। तो डीलेट 4th सेमेस्टर हिंदी का क्लास चल रहा है, संस्कृत। अब टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है पाठ पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ वस्तु को समझकर पढ़ना। समझ लीजिए क्या है। अभी तो आप लोगों ने चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे सेकेंड सेमेस्टर, चाहे थर्ड सेमेस्टर पढ़े होंगे, उसमें था पाठ पुस्तक। अब क्या है? पाठ पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ वस्तु को समझकर पढ़ना। अब यहाँ आपका आता है समझकर पढ़ना। वास्तव में समझकर पढ़ना क्या होता है? समझकर पढ़ना भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उसको सबसे जरूरी होता है कि समझना। समझने के तात्पर्य है कि उसको गहनता से पढ़ना, उस पर तर्क वितर्क करना। जब तक आप किसी भी चीज़ पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो उस पर पढ़ना व्यर्थ है। ये अब जो समझ कर पढ़ना होता है ये खासकर उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। अभी हमने चर्चा किया था कि छोटी कक्षाओं में रटाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो समझने का प्रयत्न किया जाता है। समझने का प्रयत्न का मतलब होता है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, कंठस्थ करिए। ठीक, उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र है किसी घटना को पढ़ता है या सुनता है तो पढ़ने के पश्चात से जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में कहानी का उद्देश्य क्या था। मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ा, कहानी पढ़ने के बाद आपको दिमाग में आता है इस कहानी का उद्देश्य क्या था, इसमें सुधारात्मक पक्ष क्या था, इसमें पॉजिटिव क्या था, इसमें निगेटिव क्या था। तो यार आप उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फला व्यक्ति था उसका जो इस कहानी में पॉजिटिव रोल था, नहीं वो समाज को सही दिशा में ले जा रहा था। एक और आप देखेंगे या दूसरा जो था खलनायक था वो समाज के विपरीत काम करता था। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में इस कहानी क्यों लिखी गई, कहानी पढ़ने का उद्देश्य क्या था। ठीक, कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको किस बेस में ले जाया जाता है, ये सब चीज़ होती है। ठीक, तो गहन पठन की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक विद्वान के परिभाषाओं पर दृष्टिपात करते हैं, उनकी एक एक शब्द की विवेचना करते हैं तो समझ में आ जाए उन्होंने क्या कहा है। प्रोफेसर एस.के. दुबे भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पठन के पर समझकर पढ़ने पर एक अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है? गहन पठन का आशय उस भावपूर्ण एवं निमग्नता मन से के साथ पठन से है जिसमें छात्र पद्यांश मतलब ये कविता वगैरह या गद्यांश कहानी नाटक इत्यादि के उद्देश्य सुधारात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष पर ध्यान देता है तथा उसके व्यवहारिक प्रयोग पर विचार करता है। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे आप हो,
कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैसा? व्यवहारिक पक्ष, कि उसका व्यवहार क्या होगा। आइए एक एक चीज समझते हैं। अब परिभाषा हमने पढ़ लिया। उस भावपूर्ण एवं निम्नता, भावपूर्ण मतलब उस कहानी का भाव क्या है, जो भी चीज लिखा गया है वास्तव में उसके भाव क्या है, तो क्या हमें उपदेश देता है। निमग्नता, मन से कोई कार्य कर रहा है कि नहीं। निमग्नता के साथ पठन, मन से पढ़ना, जिसमें छात्र क्या, पद्यांश, पद्यांश मतलब जो कविता हो गए, लोकगीत हो गए, सारे किसमें आते हैं, कविता में। यानी कविता या गद्यांश, कहानी वानी के उद्देश्य की वास्तव में, जैसे कोई भी आप कविता सुनिए, अगर उसके भाव को अगर आप समझिए, कहानी समझिए, तो उसका एक एक चीज स्पष्ट होते चले जाते हैं। पहले जो भी होते थे, आपने लोकगीत सुना होगा, हाँ, कजरी वगैरह सुने होंगे, आजकल के गीत सुने होंगे, और जितने भी पहले कवि थे, अगर उनके कविता को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनकर समझिए, उनमें देखिए एक बहुत ही अच्छा रस निकलता था, एक अच्छा भाव निकलता था, जो समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाता था। वही इन्होंने कहा कि पद्यांश या गद्यांश के उद्देश्य, और कैसा उद्देश्य होना चाहिए, सुधारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, जो कि समाज को सुधारा जा सके। और कलात्मक पक्ष, उसमें क्या कला है, वास्तव में ऐसी क्या चीज़ है जो व्यक्ति को सुधारने के लिए प्रेरित करता है, उसके व्यवहारिक प्रयोग का विचार करता। देखिए स्क्रीन सब जा रहे हैं हम, और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ होती है। समझकर पढ़ने या गहन पठन की विशेषताओं को, समझकर पढ़ना या इसी को कहते हैं गहन पठन। गहन पठन मतलब उसी में लीन रहना, ठीक, तर्कपूर्वक पढ़ना, समझकर पढ़ना। तो समझकर पढ़ना या गठन पठन की निम्नलिखित विशेषताएं होती। क्या क्या विशेषताएं होती है, एक नजर डाल लीजिए। तार्किक पठन, चिंतनशील पठन, विश्लेषणात्मक पठन, स्वप्रेरित पठन, मानसिक क्रिया, आनंद की अनुभूति और उद्देश्यनिष्ठ पठन। ये इसकी विशेषताएं होती। किसकी? समझकर पढ़ने का। पहला बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पहला दिया इन्होंने, तार्किक पठन। वास्तव में तार्किक पठन होता क्या है? समझकर पढ़ने को तार्किक पठन के रूप में जाना जाता है, ठीक। इसलिए लोग कहते हैं समझ के पढ़िए, तो उसमें तर्क वितर्क होता है पढ़ने के बाद, कि वास्तव में ये क्या था, अच्छा ऐसा हुआ तो आगे क्या हो सकता है, इन्होंने इनको मारा तो क्यों मारा, मारने के पीछे उद्देश्य क्या था, इन्होंने ये कार्य किया तो क्यों किया। ये किसके द्वारा आता है? तार्किक पठन के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत जब छात्र जब किसी वाक्य को पढ़ता है, मान लीजिए कोई पाठ पढ़ता है, किसके अंतर्गत? तार्किक पठन के अंतर्गत। फिर समझ लीजिए, समझकर पढ़ने को तार्किक पठन के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत जब छात्र जब किसी वाक्य को पढ़ता है तो उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता हुआ उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है। इस पठन में किसी भी वाक्य को सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जा सकता। यानी जब बालक पढ़ता है तो उसकी उपयोगिता एवं सार्थकता पर तर्कपूर्वक विचार करता है, तो ये होता है तार्किक पठन। दूसरा है चिंतनशील पठन। देखिए स्क्रीन से जा रहे हैं, देखिए चिंतनशील पठन। वास्तव में चिंतनशील पठन क्या है? गहन के पठन को चिंतनशील पठन के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक। जो गहन पठन होता है उसके किसके रूप में स्वीकार किया गया है? चिंतनशील पठन। क्यों स्वीकार किया गया है? कि जब तक आप किसी चीज़ को गहन पठन करिए और चिंतन मनन मत करिए, इसे लोग कहते हैं ना भैया पढ़ने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप उस पर चिंतन करिए कि वास्तव में यह है, क्या होता है, क्यों है, कैसे हुआ, उसके उद्देश्य क्या थे, ठीक। तो इसमें विषय वस्तु का पठन के उपरांत उस पर चिंतन किया जाता है। इसके उपरांत उसकी सार्थकता पर विचार करते हुए उसमें सुधार की संभावना पर विचार किया जाता है। गहन पठन के अंतर्गत प्रत्येक गद्यांश हो या पद्यांश उसके भाव को समझा जाता है, जा सकता है। किसके अंतर्गत? चिंतनशील पठन। ये हमने कहा कि उच्च स्तर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए आप जब उच्च स्तर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं पढ़िए मत, रटिए मत, समझ कर पढ़िए।
वहाँ आपको रटाया नहीं जाता है, वहाँ आपको समझाया जाता है, लेक्चर दिया। क्यों लेक्चर दिया जाता है? क्योंकि अब आपकी IQ बढ़ गई है, अब आप समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि इस बेस पर सारी चीज़ आगे होते हैं। तीसरा है विश्लेषणात्मक पठन। हाँ, जब आप किसी चीज़ को देख लीजिए, स्क्रीन पर देखिए, विश्लेषणात्मक पठन ये क्या है? गहन पठन के वाक्यों को विभिन्न अर्थ को समझते हुए जब हम सार्थक एवं संदर्भित अर्थ तक पहुंच जाते हैं, इसमें प्रत्येक संयुक्त शब्द एवं संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करने के इसका पठन किया जाता है। संयुक्त वाक्य होते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं, जिसका प्रत्येक अर्थ को पढ़ते हैं, उसका विश्लेषणात्मक करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि वास्तव में अगर ये शब्द आया तो क्यों आया, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किसके अंतर्गत होता है? विश्लेषणात्मक पठन। नेक्स्ट है स्वप्रेरित पठन। ये स्वप्रेरित पठन क्या है? स्वयं के लिए प्रेरणा करना। हम हो चाहे आप हो, चाहे छोटे बालक हो चाहे बड़े बालक, जब तक अपनी अंतर्गत स्वप्रेरणा नहीं आएगा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है। जैसे कहावत है कि अगर घोड़े को पानी पिलाना, आप उसको तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। वही हाल पढ़ाई का भी है, पढ़ने का भी है। आप किसी बच्चे को आप उसको सब कुछ दे दीजिए, एडमिशन करवा दीजिए, किताब दीजिए अच्छी से अच्छी, लेकिन जब तक उसका मन नहीं करेगा तब तक वो पढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया आज मनोवैज्ञानिक का समय है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी को आप कोई भी कार्य जबरदस्ती नहीं करा सकते। क्या होना चाहिए? स्वप्रेरित पठन। स्वप्रेरित, जब तक अपने आप को प्रेरित नहीं होगा। अब बच्चा बड़ा हो गया है, व्यवहारिकता का उसका ज्ञान भी हो गया है, तो देखिए स्वप्रेरित पठन क्या है? इसके अंतर्गत बच्चा जब कोई कहानी को पढ़ता है और जब उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, तब वो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करता है। कोई भी कार्य करता रहेगा, तुरंत जाकर काम करके आएगा और पढ़ने पर बैठ जाएगा, समझ कर पढ़नी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार आगे इसकी कहानी क्या होगी। जैसे फिल्म वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म में क्या होता है? अगर आपको फिल्म में इंटरेस्ट है, रुचि है और उसके भाव को समझ में आ रहा है, तब आप बिना 3 घंटे खत्म हुए आप वहाँ से उठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वप्रेरित की भावना है, आपके अंतर्गत भावना आ गई है कि हमको इसको देखना है कि वास्तव में इसकी अच्छी कहानी आगे क्या हो सकता है। वही अगर इसके निगेटिव बात करें तो लोग 10 मिनट 15 मिनट सुनते हैं या देखते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? कि उसमें स्वप्रेरित की भावना नहीं आती। तो यहाँ पठन है तो स्वप्रेरित पठन मतलब होता है कि व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक, इसमें किसी वाय प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? स्वप्रेरित पठन में। क्यों नहीं होती? देखिए उदाहरण के जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, किसी घटना या उपन्यास पर कहानी की गहनता का पठन करता है, तो वह उसको तब तक समाप्त नहीं कर लेता जब तक उसका सार तक नहीं पहुंच पाता, अर्थात पठन की प्रक्रिया को समाप्त नहीं करता। इस प्रकार का गहन पठन स्वप्रेरणा एवं रुचि पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? स्वप्रेरणा या रुचि पर। यानी बालक अगर उसमें रुचि ले रहा है तब तो पठन, स्वप्रेरित पठन में उसको आनंद आएगा समझकर पढ़ने में। तीसरा 5वां है मानसिक क्रिया। ये मानसिक क्रिया क्या है? किसी पाठक को किसी गद्यांश या पद्यांश पक्ष में पूर्णतः रुचि का अनुभव होता है तथा वह गद्यांश या पद्यांश के भाव को आत्मसात करता हुआ पढ़ता है, तो यह समझता है कि पठन की क्रिया गहनता के साथ संपन्न हो रही है। इस पाठक मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से संलग्न होता है। मानसिक क्रिया क्या है? मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से उसमें समाहित होता है। किसके? मानसिक क्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति क्या है? जब आप किसी भी विषय को पढ़ रहे होंगे, जब आपको उसमें आनंद आएगा तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कोई भी चीज़ करिए, जब आपको चीज़ में आनंद आने लगता है, कोई भी कार्य करिए, हमने कहा XYZ कोई भी आप हो, अगर आप उसमें आनंद ले रहे हैं तो कार्य करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं
तो कार्य आपको अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि वो बोझ के समान होगा, आप उसमें अच्छे से सीख भी नहीं सकते हैं। तो ये होता है आनंद की अनुभूति। कोई भी कार्य हो उसको बोझा न मानिए, उसको क्या करिए, आनंद की अनुभूति मान के चलेंगे तो वो कार्य आसानी से होगा। नेक्स्ट है उद्देश्य निष्ठ पठन। किसी भी पठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य। वास्तव में उसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी कार्य बिना उद्देश्य का हो ही नहीं सकता है। आप पढ़ते हैं तो आपके पीछे भी कोई उद्देश्य है, ठीक। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, देखिए उसके अंतर्गत उद्देश्य होता ही है। और जहाँ तक पाठ्य पुस्तक का सवाल है, तो जब गहन पठन का उद्देश्य भी पठन के रूप में ही माना जाता है, ठीक। गहन पठन का उद्देश्य क्या होता है? किसी चीज़ को समझना या पढ़ना, ठीक। तो अब बच्चे के अंतर्गत इन सब चीज़ों को कैसे आप समाहित कर सकते हैं? पढ़कर समझने के बच्चों के अंदर अब क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कोई भाई बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक। आपने देखा होगा कि अच्छा जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा कागज होता है, कुछ नहीं जानता, एकदम सादा होता है, लेकिन धीरे 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 वो तुतलाने लगता है। तुतलाने के बाद क्या करता है? बोलने लगता है, ठीक। जब बोलने मतलब होता है रटना। शुरू में आपने उससे कोई चीज़ रटा दिया, उसका अर्थ नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन शब्द से मालूम कि ये शब्द है। जैसे आपने कुत्ता कहा तो उसको नहीं मालूम कुत्ता कैसे बनता है, कू फिर आधा स फिर, लेकिन हाँ उसको मन गई ये कुत्ता है। जैसे जैसे कुत्ते के बारे में जानने लगा तो आपने क्या किया कि उसको कुत्ता कैसे, इसीलिए कहा कि ना भाषा के 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पढ़ना, ठीक, तब सुनना, तब लिखना, पढ़ना, सॉरी पहले बोलना, पहले क्या करता है? सुनना, ये बताए थे ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा इसी बेस पर चलती है। तो भाषा कितने कौशल होते हैं? 4। कौन कौन से? इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछता बहुत एग्जाम में, अच्छे से लिख दे रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है कोरा कागज होता है, जब पृथ्वी पर आता है तो अपनी माता और पिता की बात, परिवार की बात को सुनता है। तो पहला कौशल क्या है? सुनना। सुनने के बाद बालक क्या करता है? बोलने का प्रयत्न करता है। पहले तुतलाता तो धीरे धीरे क्या करता है? बोलने लगता है, तो बोलना। बोलने के बाद बालक क्या करता है? ठीक, तब पढ़ने लगता है। जब आप कोई भी चीज़ को पढ़ाएंगे तो पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद चौथा स्टेप है लास्ट, लिखना। ये सीरियल से, कभी कहता है क्रम से लिखिए, तो ये क्रम से है। कभी भाषा का पहला कौशल पूछता है तो भाषा का पहला कौशल होता है सुनना और अंतिम कौशल होता है लिखना। ठीक, इस पर चर्चा हो रही है। तो अब बालक पढ़कर समझने का क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसमें पढ़ने के साथ साथ समझने की क्षमता का भी विकास होता जाता है। अब डिपेंड करता है कि उसको कैसा माहौल मिलता है, किस हिसाब से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए, पढ़कर समझने की क्षमता का विकास की आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से छात्र पठन संबंधित क्रिया को पूर्ण करता है। पठन संबंधी सोपानों के क्रमबद्ध एवं आवश्यक रूप से अनुकरण करने से ही बच्चे पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। पढ़ने के जो भी सोपान होते हैं, अभी हमने सोपानों की चर्चा किया था कि 4 सोपान थे। पहला था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन सब के माध्यम से बच्चों क्रमबद्ध तरीके से, समझना, क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के अंदर क्षमता का विकास होना चाहिए। किसका? पढ़कर समझने की। ठीक, तो उसका पहला स्टेप चलते हैं प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यय प्लस अभिज्ञान।
अभिज्ञान मतलब किसी के बारे में जानना, प्रति मतलब उसके बारे में जानना। प्रति अभिज्ञान में मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना। तो हम कोई भी चीज़ होते हैं, चाहे पढ़ते हैं चाहे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को ग्रहण करता है। तो किसी भी चीज़ जानने के लिए प्रति अभिज्ञान, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई मुद्रित चीज़ हो, मुद्रित मतलब लिखा हुआ, उसको पहचानना, तो शुरू में क्या होना चाहिए, कोई भी मस्तिष्क हो, मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना। जैसे मान लीजिए बालक, शुरू से लीजिए, बालक छोटा था तो हमने लोगों ने क्या सीखा, क ख ग घ अंग, ठीक, प। देखिए एक चीज हुआ, जब बालक अ से लेकर ग तक जान गया, उसको रट लिया, तो उसके अंतर्गत कंफ्यूजन होता है। अगर वही चीज़ मिल जाए हूबहू तो समझ नहीं पाता वास्तव में क्या चीज़ है। जैसे पा में देखिए दो चीज, प फ ब भ म, ठीक, प फ ब भ म, भ और म उसमें कंफ्यूजन आता है कि यार ये भ है कि म है। तो उसको समझता है वो कि वास्तव में भ है कि म है। तब क्या होता है, वो उसकी आकृति हो जाता है, बनावट हो जाता है। तो शिक्षक को चाहिए कि बालक को धीरे धीरे आसानी के साथ सिखाए और समझते हुए सिखाए ना। देखिए जैसे भ म था ना, कि ये वास्तव में भ है कि म है। अगर हल्का सीधर सीधर हो जाए तो म हो जाता है, ठीक। लेकिन पहले तो रटने का प्रयास करता है, जब रटने के प्रयास तो भ म में अंतर करना सीख जाता है कि वास्तव में ये भ है और ये म है। म मतलब पूरा मिला रहता है, भ मतलब इस तरीके से होता है। और क्या चीज़ कन्फ्यूजन होता है उसको पढ़कर समझने में, अगर कहीं उसको गलत पढ़ लिया तब उसके अर्थ को बदल जाएगा। जैसे बादल है, ठीक, अगर लिखने को हुआ समझ नहीं पाया, वो लिख दिया बादल, अर्थ का अनर्थ हो गया है। वह और ब में कभी कभी स्पष्ट लोग नहीं कर पाते, वह होगा कि ब होगा, भ होगा कि म होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना, जब आप मस्तिष्क सूचना ग्रहण कर रहा होगा तो आप इन चीज़ों को अच्छे से, शिक्षक को चाहिए कि इनको आसानी से ग्रहण कराए, बहुत तेज़ी के साथ नहीं कि हमको इसको ग्रहण कराना तो एक ही दिन में बालक को सिखा दे, नहीं। जो चीज़ उसके मस्तिष्क में एक बार बन गया, मस्तिष्क इस बार सेट कर ली, तो उसको हटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए शुरू में ही जब मस्तिष्क सूचना ग्रहण कर रहा हो तो आप उसको सही सूचना दीजिए। सही सूचना देंगे तो सही सूचना जब ले लेगा तो सही वो उच्चारण भी करेगा। अगर मस्तिष्क गलत सूचना दे दिए तो गलत ही लेगा। जैसे अगर व को ब पढ़ा दिए, ब को व पढ़ा दिए, तब ये क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से गलत हो गया। तो मस्तिष्क जब सूचना दे रहा हो, ठीक, तो बालक जब किसी भी चीज़ को प्रतीक, जैसे ब भ क्या है, म क्या है, क क्या है, किसी चीज़ का प्रतीक है, तो जब वो प्रतीक को सुन रहा हो, समझ रहा हो, लिख रहा हो, तो उसको क्या होना चाहिए, सही सूचना देना चाहिए। किसके, मस्तिष्क के द्वारा। जब वो सही सूचना देगा तो उसका असर क्या होगा, जब वो गद्यांश या पद्यांश यानी कहानी या कविता पढ़ेगा तो उसको शुद्ध रूप से पढ़ेगा, ठीक। और जब शुद्ध रूप से पढ़ेगा तो उसका सही अर्थ निकलेगा, सही पर्यायवाची निकलेगा, सही वाक्य निकलेगा। ये कब होगा, जब मस्तिष्क द्वारा सही सूचना ग्रहण कराया गया होगा तब। यदि मस्तिष्क द्वारा गलत सूचना ग्रहण करा होगा तो न सही अर्थ निकलेगा, न सही पर्यायवाची निकलेगा। उसके बाद ये विज्ञान संबंधी नियमों का पालन करता है। मस्तिष्क जो सूचना होता है ये विज्ञान संबंधी क्रमबद्धता के साथ अगर आप पढ़ाएंगे तो क्रमबद्ध से वो सूचना भी ग्रहण करेगा। तो यही हुआ कि इस सोपान के अंतर्गत भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों का प्रयोग के बारे में छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यवस्तु में भाषा विज्ञान संबंधी नियम सिद्धांतों का पालन किया गया है। भाषा विज्ञान और नियम संबंधी बात क्या करता है, तो हमने कहा कि हिंदी हो या चाहे संस्कृत भाषा और विज्ञान के नियमों का फॉलो करता है। तो उसमें क्रमबद्धता होता है, इसमें भी क्या होता है, क्रमबद्धता होती है, ठीक।
के द्वारा, इस सोपान के द्वारा जो सूचना का अर्थ कराया जाता है या पठन कराया जाता है, पठन परंपराओं का संस्मरण भी किया जाता है, जिसमें पठन की परंपराओं का निर्वाह उचित रूप से पठन कार्य कर सकें। जब आप पठन कार्य कराते हैं तो सही सूचना के द्वारा सही अर्थ ग्रहण कराया जाता है। देखिए स्क्रीन पर देखते रहिए। अब इस पठन में, इस सोपान में छात्र द्वारा पठन की विभिन्न प्रकार की विधियों का संस्मरण कराया जाता है। संस्मरण मतलब याद करना। जब विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा आपको उसको याद कराया जाता है, आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो पहला देखिए 4-5 टॉपिक पढ़, प्रति अभिज्ञान, प्रति प्लस अभिज्ञान होना चाहिए। प्रति प्लस अभिज्ञान, प्रति प्लस अभिज्ञान मतलब उसकी चीज कौन कौन सी चीज है जिसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है विषय का अर्थ ग्रहण करना। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो जब आप पठन करते हैं, जब आप उसको एनालिसिस करते हैं तो विषय का अर्थ ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। आप हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो हिंदी विषय के वास्तव में अर्थ क्या होते हैं, उसके लेखक जो हैं, ये क्यों गद्यांश पद्यांश पढ़ने का क्या होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है, इन सब चीज़ों का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये नेक्स्ट है आपका विषय का अर्थ ग्रहण या समझ। ठीक, देखिए पढ़ने की क्षमता आने के बाद अर्थ ग्रहण या समझ का विकास का द्वितीय सोपान है। 4 सोपान है। पहली बार तो हमने कहा ना मस्तिष्क द्वारा सूचना। दूसरा सोपान है विषय का अर्थ ग्रहण करना। जब आप पढ़ना सीख जाते हैं, जब आपने सारे अवयवों को अपनी मस्तिष्क में सूचना ग्रहण कर लिए हैं, तब उस विषय का अर्थ को ग्रहण करना सबसे अति आवश्यक है। ये कब होता है? ये दूसरा सोपान है। पढ़ने के साथ ही छात्रों को वर्ण ध्वनियों की पहचान नित्यांत आवश्यक है। जब छात्र पढ़ लिया, यहाँ तो क्या किया, यहाँ उसने उस चीज़ को पढ़ा, जैसे व भ प फ क ग इसे पढ़ा। अब यहाँ उस अर्थ को ग्रहण करेगा, वर्ण ध्वनियाँ जो हैं उसको सुनेगा, अब उसके अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ाएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। अब इसके अंतर होता क्या है, इस सोपान के अंतर छात्रों के द्वारा भाव के अनुसार पठन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। छात्र भाव ग्रहण करते हुए पठन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। क्या कह रहा है विषय का अर्थ ग्रहण करने के संबंध में। इस सोपान के द्वारा छात्र तर्क और वितर्क करने की क्षमता का भी विकास बहुत तेजी के साथ होता है। नेक्स्ट है समझने की क्षमता का मूल्यांकन। देखिए जब बच्चा समझकर पढ़ने लगता है, जब उसके अर्थ को ग्रहण करने लगता है, तब आता है कि समझने की क्षमता का मूल्यांकन। वास्तव में बालक किसी चीज़ को समझा, उस पर तर्क वितर्क करेगा। जब तर्क वितर्क करते हैं तो कहते हैं इस विषय में इस बालक का पकड़ मजबूत है। कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक, जब उस पर एनालिसिस होने लगता है, चर्चा होने लगता है, और जब बालक उस पर बढ़ चढ़कर और सुव्यवस्थित सुसंगठित कम कर्ज के साथ अपनी बात रखता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ यार इस बालक का इस विषय में बहुत अधिक पकड़ है। किसके आधार पर कहते हैं कि समझने की क्षमता का मूल्यांकन, कि बच्चा जब किसी चीज़ को समझेगा, उस पर तर्क वितर्क करेगा और उस क्रम को आगे बढ़ाएगा, तब होता है कि हाँ इस बालक के इसमें अत्यधिक पकड़ है। तो तीसरा था नेक्स्ट सोपान है समझे हुए पाठ्यवस्तु को जीवन में प्रयोग। कोई भी चीज़ होता है, कोई भी कार्य होता है, उसका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वास्तव में उसका जीवन का उपयोग क्या है। ठीक, आज इस चकाचौंध जिंदगी में हर लोग कोई भी चीज़ ग्रहण करने चाहते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसको आगे सदुपयोग के रूप में, कि वास्तव में इसका उपयोग कहाँ होगा। इसीलिए अगर उसका उपयोग नहीं होगा, जीवन उपयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाए, निरर्थक हो जाएगा।
तो समझी हुई पाठवश अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जब जानेंगे समझेंगे तो जीवन में उपयोग करना वो सिखाया जाता है। आप चाहे गद्यांश से लीजिए, चाहे पद्यांश से लीजिए, चाहे कहानी ले लीजिए, चाहे नाटक ले लीजिए, ठीक, चाहे उपन्यास ले, चाहे आत्मकथा लीजिए, इन सब जीवन के बारे में इन सब लेखक ने अपने लेखक के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा आगे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, हाँ उपयोग दो, सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, ये चीज़। तो ये चार चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है किसके अंतर्गत, पढ़कर समझने की बच्चों की क्षमता का विकास करना। पहला था प्रत्येक ज्ञान, प्रतिपरक अभिज्ञान, किसी के बारे में जानना। जैसे अगर हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा के बारे में जानना। प्रतिविज्ञान, मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना। भाई हमारा मस्तिष्क क्या है, ये समझिए कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, कंप्यूटर ही है, हम जैसे इसको कमांड देंगे वैसे ही ये कार्य करेगा। गलत सूचना देंगे गलत काम करेगा, सही सूचना देंगे तो सही कार्य करेगा। दूसरा है, पहला सोपान ये हो गया, प्रत्यय विज्ञान में मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना। दूसरा सोपान था विषय का अर्थ ग्रहण या समझ। तीसरा सोपान था समझने की क्षमता का मूल्यांकन। चौथा सोपान था समझी हुई पाठ्यवस्तु को जीवन में उपयोग। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है भावबोध। ठीक, निम्नलिखित आपने देखा होगा कई पत्रिकाएं आती हैं जिसमें उनके भावबोध का अध्ययन कराया जाता है समझकर पढ़ने के विषय के बारे। अब देखिए नेक्स्ट है आपको गद्य के, जब हम कोई भी चीज़ पढ़कर लिखकर समझते हैं तो दो चीज़ होता है, या गद्य होता है या पद्य होता है। ठीक, तो गद्य के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, जैसे लोकोक्ति हो गए, मुहावरे हो गए, कहावतें हो गए, शब्दार्थ हो गए। इन सब चीज़ों को रेखांकित कर कर उसके स्पष्टता, उसको भाव को समझने का प्रयत्न किया जाता है। अच्छे लोकोक्ति या मुहावरा वगैरह क्यों प्रयोग किया जाता है, गागर में सागर भरने, यानी छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में अत्यधिक भाव को उजागर किया जा सकता है, ये लोकोक्ति और कहावत के माध्यम से। तो जब गद्य या पद्य की पिछेवस्त की बात होती है, हम यहाँ गद्य के अंतर्गत बात करेंगे कि गद्य के में दी गई पार्श्वस्थ भाव तो विचारों को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। किसके द्वारा? पहला है आदर्श वाचन। जब शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो आदर्श वाचन करते समय उसको एक एक भाव का उजागर करना चाहिए। ठीक, एक एक भाव का मतलब शब्दार्थ का अर्थ, लोकोक्ति, कहावत, पर्यायवाची, अनुलोम विलोम, इन सब बातों को ध्यान में रखकर टीचर्स को आदर्श वाचन कराना चाहिए। ठीक, शिक्षक द्वारा जब गद्यांश वाचन कराया जाता है तो शिक्षक द्वारा चाहिए कि शुद्ध उच्चारण हो, क्रमबद्धता हो। ठीक, एक एक वाक्य का सही सही अर्थ निकले, एक एक शब्द का सही सही अर्थ निकले, तब उसे कहते हैं अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन। कभी कभी कहा जाता है कि आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा कराया जाता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है कि आदर्श वाचन किसके द्वारा कराया जाता है। तो आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं। ठीक, शिक्षक जैसे ही जिन क्रियाकलापों के द्वारा गद्य को पढ़ाएगा, बालक उसी क्रियाकलाप के द्वारा गद्य के अर्थ को ग्रहण करेगा। ये इसकी विशेषता होगी। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन कौन करता है? तो अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। कौन करते हैं? छात्र। छात्र अध्यापक द्वारा किया गया आदर्श वाचन को जब उसके बाद दोहराता है तो वही क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन। जैसे आपने देखा होगा टीचर पहले पढ़ता है यहाँ से लेकर वहाँ तक और किसी को खड़ा कराता है, कहता है अब तुम भी पढ़िए, या कोई शब्द कहता है और छात्र कहता है तुम भी वही पढ़ो, तो क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन। नेक्स्ट है केंद्रीय बोध प्रश्न। केंद्रीय बोध प्रश्न क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, उनका शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता है, तो शिक्षक द्वारा उस केंद्रीय बोध प्रश्न का शामपट पर लिखकर उसके शब्द के अर्थ को ग्रहण कराया जाता है। ठीक, जो कठिन निवारण जिसे कहते हैं, कठिन निवारण मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका आपको अर्थ नहीं मालूम, बालक को अर्थ नहीं मालूम होता, तो
श्यामपट पर लिखकर उसके शब्द के और सामने अर्थ लिखकर उसको स्पष्ट करा देना है, क्या कहलाता है, केंद्रीय बोध प्रश्न। ठीक। नेक्स्ट है आत्मीकरण। ये आत्मीकरण क्या होता है? आत्मीकरण का अर्थ है गद्यांश को आत्मसात करना, गद्यांश के भाव को आत्मसात करना। ठीक, कि गद्यांश में वास्तव में ऐसे क्या चीज था, क्या शिक्षा मिलती है, तो बालक उसको आत्मीकरण करेगा, आत्मसात करेगा। जैसे इसके लिए लेखन संबंधी प्रश्न पूछकर अध्यापक संपूर्ण गद्यांश का विश्लेषण क्रम अनुसार कर सकता है। विद्यार्थियों से विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रश्न उत्तर द्वारा निकलवाना चाहिए। क्रमबद्ध मतलब जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली तौर पर आत्मीकरण है कि बच्चा कितना समझा। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करिए, छोटे छोटे प्रश्न के द्वारा बच्चों में उत्सुकता लाने का प्रयत्न करिए। जब बच्चे यानी आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, यानी आप जो गद्यांश पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है और उसके भाव को आत्मीकरण कर रहा है, यानी आत्मसात कर रहा है। नेक्स्ट है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बालक के अंतर्गत विचार आए। ठीक, विचार आए और इससे क्या होगा, जब विचार आने से भाषा ज्ञान में वृद्धि होती तथा विचार ग्रहण करने की क्षमता का विकास होगा। वाचन और व्याख्या द्वारा बालक के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है। किसके द्वारा? वाचन और भाषा के द्वारा। वाचन मतलब बोलना, भाषा मतलब किसी भी भाषा को आत्मसात करना। तो ये थे गद्य के अंतर्गत दी गई पाठ्यवस्तु को क्या था, भाव तथा विचारों को समझना। अब कैसे समझा जा सकता है? पहला आदर्श वाचन के द्वारा समझा जा सकता है, दूसरा अनुकरण वाचन है, इसके केंद्रीय बोध प्रश्न है, आत्मीकरण है और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ठीक। अब पद्यांश की अगर बात किया जाए तो पद्यांश के अंदर के भाव बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण, भाव अनुभूत प्रश्न, सौंदर्यात्मक भूति, पुनः वाचन तथा पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक, तो देखिए ये तो थी आपके पाठ्यवस्तु को समझकर पढ़ना। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो अब देखिए डीलेट की कक्षाएं चल रही है। भाषा को समझना अत्यंत आसान भी है और कठिन भी है। बच्चा छोटे होते हैं, भाषा का काम ही होता है कि बच्चों के अनुकूल बनकर, बच्चों के अनुकूल में आकर भाषा को आत्मसात कराना। और कैसे? सरल से सरल शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में। तो ये हुआ गद्य की बात। अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य में क्या क्या चीज होते हैं, तो पद्य के अंतर्गत होता है भाव बोध प्रश्न, ये गद्य हो गया। दूसरा मान लीजिए अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य के अंतर्गत क्या होता है, पहला देखिए भाव बोध प्रश्न, दूसरा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण मतलब क्या होता है? काठिन्य निवारण का समझ लीजिए, कुछ शब्द कठिन होते हैं जिसको श्यामपट पर लिखकर उसका कठिन निवारण किया जा सकता है। भाव अनुभूति। तीसरा क्या है? भावानुभूति। चौथा है सौंदर्यात्मकता। सौंदर्यात्मक रस छंद अलंकार ये सब। सौंदर्यात्मकता ये पद्य के वस्तु को, भाव तथा विचारों को समझना था। संक्षेप में आप देख लीजिए। तो पद्य के अंतर्गत क्या आता है? भावबोध। भावबोध मतलब कि वास्तव में पद्य के भाव क्या है, पद्य क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में कहना चाह रहा है। काठिन्य निवारण, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, उसके शब्द के अर्थ नहीं मालूम हो तो कहते हैं उस को कठिन निवारण कराया जाता है उस शब्द का। भाव अनुभूति, भाव के अनुसार, गद्य के भाव के अनुसार उसकी अनुभूति होनी चाहिए, चाहे जिस छंद में हो, चाहे जिस अलंकार में हो। अगर आप
श्रृंगार पढ़ रहे हैं तो श्रृंगार प्रभाव होने चाहिए, करुण पढ़ रहे हैं तो करुण प्रभाव होने चाहिए। ठीक, तो ये थे सौंदर्यात्मकता। किसी भी चीज़ के लिए सौंदर्य होना अत्यधिक आवश्यक है। सौंदर्य का मतलब यहाँ है रस, छंद, अलंकार आदि को बहुत सरल एवं सहज ढंग से प्रयोग करना ही सौंदर्यात्मकता कहलाता है। तो आज का हमारा वीडियो नेक्स्ट पर हम टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट विषय में चर्चा करेंगे इससे संबंधित। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, इस पर कमेंट जरूर किया करिएगा। तो पढ़कर समझने की क्षमता का विकास बहुत ही आवश्यक है बच्चों के अंदर। तो हम आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।